हेलो एवरीवन, द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में मैं डॉक्टर राजपाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस वीडियो का शीर्षक है आतंकवाद पर अंकुश लगाने में असफल अमेरिका विद अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है अमेरिका की पूरी गतिविधियों पे, जो 20 साल तक अफगानिस्तान में रही और उससे पीछे भी जिस प्रकार का व्यवहार इंटरनेशनल कम्युनिटी में अमेरिका का रहा है, तो उसको देखकर लगता है कि अमेरिका आतंकवाद पर अंकुश लगाने में असफल रहा है। आज का ये जो आर्टिकल है, इट इज टेकन फ्रॉम द हिंदू, और जिसका शीर्षक है हाउ 9/11 वॉर्स चेंज्ड द वर्ल्ड। 9/11 वॉर्स ने संसार को किस प्रकार से बदला। तो इट इज रिटन बाय स्टैनले जोनी, who has been writing consistently on Afghanistan issues with lots of depth. So it's a wonderful article, एक बेहतरीन आर्टिकल है अमेरिका की फेलियर्स को लेकर, पर्टिकुलरली while dealing with combating and controlling terrorism। आतंकवाद पर रोक लगाने का जो नाकाम प्रयास रहा है अमेरिका का, उसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उम्मीद करता हूँ ये आप इस आर्टिकल को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर मेजर लाइन ऑफ आर्गुमेंट में जाके बात करें, तो राइटर का आर्गुमेंट ये भी है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉवल कर लिया है, बट स्टिल द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म विल कंटिन्यू एज बीइंग स्टेटेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन। उस बात की भी जो हॉलोनेस है, that has also been highlighted in this article। और किस प्रकार से आतंकवाद पर अंकुश लगाने की बजाय किस प्रकार से आतंकवाद को एक तरीके का इम्पिटस, एक तरीके का प्रमोशन, एक तरीके का इवोकेशन अमेरिकन स्ट्रेटजी ने दिया, वो सारा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जो बड़ा ही मैथमेटिकली और वेरी क्लियरली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। So the first observation that is being made by the writer is this, that the war on terror strengthened Islamist and Islamophobic politics। कि जो अमेरिका की लड़ाई रही आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसने इस्लामिस्ट और इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन किया है, बजाय इसके कि आतंकवाद पे अंकुश लगाया जाए। जो इस्लाम की और इस्लामोफोबिक जो पॉलिटिक्स है, फियरिंग फ्रॉम इस्लाम, उस पॉलिटिक्स को अमेरिकन वॉर ऑन टेरर हैज स्ट्रेंथन्ड इट, उसको और ज्यादा ताकत दी है। जाहिर तौर पे 26 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट के आउटसाइड में जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 200 people died, 200 Afghan people died, and in which 13 Americans also lost their lives। वो भी एक ट्रेजिक टेस्टिमनी है अमेरिका का जो फेलियर रहा है, और इट हैज बीन अ ट्रेजिक टेस्टिमनी टू एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग विद अमेरिकाज वॉर ऑन टेरर। अमेरिका ने जो जो गलतियां की आतंकवाद से लड़ने में, उनका एक ट्रेजिक टेस्टिमनी है कि जिस टाइम पे व्हेन अमेरिका, द यूएस was scrambling to evacuate its citizens from Afghanistan, 13 Americans were being killed by a bomb blast outside Kabul airport। US President Joe Biden says the war on terror will continue, but the US options are limited। और वो US options limited क्यों हैं, किस प्रकार से हैं? Because it has lost its base in Afghanistan। नंबर एक बात तो ये कि जो अफगानिस्तान में इसका बेस था वो खत्म हो गया है। सेकंड थिंग इज अमेरिकाज अलायंस विद पाकिस्तान, which goes back to Cold War, is over now because of Pakistan tilting towards China। जिस प्रकार से पाकिस्तान चाइना की तरफ अपना रुझान कर रहा है, जो कोल्ड वॉर में पाकिस्तान के साथ में अलायंस हुआ था अमेरिका का, while dealing with Al Qaeda and other terror groups, वो
अलायंस भी अब खत्म हो गया है। एक तो अफगानिस्तान में बेस नहीं रहा, दूसरा पाकिस्तान से जो अलायंस था वो भी खत्म हो गया है। उसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे रिफ्यूज टू होस्ट एन अमेरिकन बेस। सो इन दिस एंटायर रीजन अमेरिका अपीयर्स टू बी baseless. And then Joe Biden says that the war on terror will continue, and boasting out their say air strikes or drone strike, they feel that they can deal with the problem of terrorism through air strikes. So that is not a viable option in any sense, because there would be issues of surveillance, there would be issues of information seeking, and if America has to do with say the terrorists far away from the Gulf, so the intelligence collected from afar would not be in a better position, would not enable America to go ahead with a proper strategy. इतनी दूर से जो इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाएगी और उसके बाद में अमेरिका हैज टू फ्लाई द मशीन्स फ्रॉम द गल्फ, वो इस प्रकार की जो दूरी होगी उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव जो मेजर्स हैं काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के, वो वायबल नहीं है, वो संभव नहीं है। इफ द यूएस, और उससे बाद जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है वो ये भी है that if the US could not defeat terrorism after fighting for 2 decades in Afghanistan along with Pakistan, so how is it going to fight it in a Taliban controlled Afghanistan from base in the Gulf? कि 20 साल तक अफगानिस्तान की जमीन में रहते हुए पाकिस्तान के सहयोग से भी जब टेररिज्म को वो डिफीट नहीं कर सके, तो अब गल्फ में इतनी दूर बैठकर बिना पाकिस्तान के सहारे, बिना पाकिस्तान के अलायंस के किस प्रकार से टेररिज्म को अमेरिका हरा पाएगा। आफ्टर 9/11 अटैक्स द यूएस सो अ ग्लोबल आउटपावरिंग ऑफ सपोर्ट एंड सिंपैथी। 9/11 अटैक्स के बाद में जो अमेरिका का मिलिट्री एक्शन था अगेंस्ट अलकायदा, उसको एक ग्लोबल सपोर्ट और सिंपैथी मिली, उसको सहयोग भी मिला और सहानुभूति भी मिली कि अमेरिका का जो मिलिट्री एक्शन है अगेंस्ट अलकायदा, इट इज वेरी मच जस्टिफाइड। बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द वॉर दैट द यूएस लॉन्च्ड वे बैक अगेंस्ट टेररिज्म, and it was not strategically focused on the defeating al-Qaeda. सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा उस वॉर का वो ये रहा कि वो अल-कायदा को हराने के लिए स्पेसिफिकली फोकस्ड एजेंडा नहीं था। और किस प्रकार से वो फोकस्ड एजेंडा नहीं था? दो वे बैक इन 2001 द यूएस ब्रॉट डाउन द तालिबान रिजाइन, जो तालिबान की सरकार थी काबुल में उसको गिराया, एंड डिस्ट्रॉयड अल-कायदा's बेस इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जो अलकायदा का बेस था उसको भी ध्वस्त किया। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर अलकायदा नेटवर्क्स, द यूएस इनिशिएटेड अ पैरेलल एंड नेक्स्ट रिजाइन चेंज इन इराक। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से गिराने के बाद अमेरिका को चाहिए था कि जो अलकायदा के नेटवर्क्स हैं उनको परस्यू करें और उनको भी डिफीट करें, बट उन्होंने एक और रिजाइन बदलने का फैसला लिया, एक और सरकार को गिराने का फैसला लिया, और वो थी ईरान की सरकार। अफगानिस्तान में गए, सरकार को गिराया, और फिर अलकायदा का जो बेस था अफगानिस्तान में उसको ध्वस्त किया, और फिर ईरान की तरफ चल दिए अलकायदा के नेटवर्क को फॉलो किए बिना। सो दिस इन्विजन ऑफ इराक बेस्ड ऑन फॉल्स इंटेलिजेंस और द लाई, हो सकता है कि या तो वो जो इंटेलिजेंस थी वो झूठी थी, या फिर झूठ बोला गया। झूठ क्या बोला गया? दैट प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि सद्दाम हुसैन के पास में लार्ज स्केल पे विध्वंस करने के हथियार हैं। एंड नॉट ओनली, और दिस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस और दिस पर्टिकुलर लाई not only diffused the US focus in Afghanistan, but also created conditions inside Iraq for Al-Qaeda। न केवल अफगानिस्तान में फोकस कर पाए इस स्ट्रेटजी की वजह से,
बल्कि ईरान के अंदर भी अलकायदा के पनपने के जो बीज हैं वो अमेरिकन स्ट्रेटेजी ने बो दिए, which was forced to threaten from Afghanistan to establish new branches in Iraq, जिसके चलते अलकायदा ने अपनी नई ब्रांचेस को इराक में बनाया. So Al-Qaeda in Iraq, led by Abu Musab al-Zarqawi, rose from the ruins of post-war Iran, and it's an open secret for all of us that it became the deadliest bench of global jihadist outfit. So किस प्रकार से संसार के सबसे भयावह जिहादी आतंकवादी ग्रुप में ये तालिबान का जो ईरान में जो पनपा हुआ अलकायदा था, जो अबू मुसब अली जारकवी के नेतृत्व में था, वो सबसे विध्वंसकारी जिहादी आतंकवादी ग्रुप बना. सो इसके पनपने में पूरा जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ही जाता है. सो अगर देखा जाए तो अंकुश लगाने की बात को तो बिल्कुल दरकिनार करें. दूसरा ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की अमेरिका की स्ट्रेटजी रही, उससे आतंकवाद पर लगाम लगाने की बजाय आतंकवाद को और प्रोत्साहन मिला. और इसके अलावा और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अमेरिकन पीपल, द स्ट्रेटजी ऑफ द अमेरिकन हेल्प द terrorist groups to flourish, that I continue to explain in this video. So I hope you would be staying tuned in with me throughout this video. In 2011, NATO launched another regime change war in Libya. So पहले अफगानिस्तान की सरकार को बदला, फिर इराक की सरकार को बदला, और उसके बाद नाटो ने 2011 में लीबिया की सरकार को बदलने का जो प्रोजेक्ट था उसको शुरू कर दिया. The US believed that with its superior military force, अमेरिका का यकीन था कि वो अपनी सर्वोच्च और जो सुपीरियर मिलिट्री फोर्स है, सैन्य शक्ति है, उसके आधार पे इट कैन टॉपल अप रिजाइम्स, ये जो विश्व की जो सरकारें हैं उनको गिरा सकती है, रीऑर्डर पॉलिटिकल सिस्टम्स, और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको रीऑर्डर कर सकते हैं, एंड कैन रीमेक द वर्ल्ड, और पूरे संसार का एक पुनर्सर्जन कर सकते हैं, एक नया संसार बना सकते हैं. So it did bring down regimes in Afghanistan, Iraq and Libya, but it remained clueless. ये बात भी सही है कि जो अमेरिकन बिलीफ था कि वो सरकारें गिरा सकता है, यहाँ तक तो वो अपने बिलीफ में सही निकले, लेकिन उसके बाद में जो केओस रहा इन सरकारों के गिरने के बाद, जो केओटिक सिचुएशन वहां पैदा हुई, और जो इंसर्जेंस वहां पे पैदा हुई, जो रिवोल्ट और रेजिस्टेंस वहां पे पैदा हुई, उसको लेकर, उसको डील करने को लेकर अमेरिका वाज क्लूलेस. अमेरिका के पास में कोई इस प्रकार की सोच समझ नहीं थी कि वो इस केओटिक ऑर्डर को किस प्रकार से डील करें. एंड सच सिचुएशंस आर मोस्ट फेवरेबल फॉर jihadists to flourish, because jihadists thrive amidst chaos and lawlessness. So this lawlessness and chaos was created by Americans, and that way it was a very fertile soil for the terrorist groups to flourish. And if the post-war Iraq provided a new base for Al-Qaeda, Libya's collapsed into anarchy with different militias and government fightings each other for control, allowed terrorists to span to other parts of Africa. और लीबिया का जो कोलैप्स हुआ, उससे पूरे अफ्रीका के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स का एक्सपेंशन और सेपरेटिंग दैट कुड टेक प्लेस. इन सीरिया द यूएस स्टॉप शॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन. वहां पे सीरिया में हालांकि अमेरिका ने कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं किया, बट इट बैक्ड आर्म्ड रेबल्स अगेंस्ट द रिजाइम ऑफ प्रेसिडेंट बशर अल असद. वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ जो आर्म्ड रेबल्स थे उनका साथ दिया. सो इट इज फ्रॉम द रूइंस ऑफ सीरिया
that the Islamic State rose, और सीरिया के पतन के बाद वहां पे इस्लामिक स्टेट का उद्भव हुआ. So this regime change wars which helped terrorist outfit proliferate in many countries. और ये जो regime change wars थी अमेरिका की, चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, चाहे वो इराक की बात करें, चाहे वो फिर लीबिया और सीरिया की बात करें, इन सब गतिविधियों से आतंकवादी जो ग्रुप थे उनको विभिन्न राष्ट्रों में पनपने का एक बेहतरीन मौका मिला, और इट स्ट्रेंथन्ड द इस्लामिस्ट एंड इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे संसार में इस्लामिस्ट और इस्लामोफोबिक जो पॉलिटिक्स थी उसको सुदृढ़ करने का एक मौका मुस्लिम और आतंकवादी ग्रुप्स को मिल गया. So the repeated attacks on Muslim minority, majority countries, and the deaths of hundreds of thousands of locals, mostly Muslims, in these wars helped strengthen the jihadist narrative that the Christian West is launching a crusade against Muslims. और फिर वो जो पूरा एक नैरेटिव था कि क्रिश्चियन वेस्ट जो है उसने मुस्लिम्स के खिलाफ में एक क्रूसेड शुरू किया है, एक डिटर्मिन्ड और लॉन्ग अटेम्प्ट शुरू किया है उनको हराने का. उस नैरेटिव को इससे ताकत मिली, और इस्लामिक स्टेट रिपीटेडली रेफर्ड टू ऑल वेस्टर्नर्स एज क्रूसेडर्स, एंड दे ब्रॉडकास्टेड वीडियोस ऑफ American strikes on social media with the aim of recruiting young Muslims in these terrorist groups. So अमेरिका के जो स्ट्राइक्स थे, एयर स्ट्राइक्स थे, उनके वीडियोस को ब्रॉडकास्ट किया गया सोशल मीडिया में, ताकि जो युवा मुस्लिम यूथ जो युवा मुस्लिम्स हैं उनको आतंकवादी ग्रुप्स के अंदर रिक्रूट किया जा सके. इस प्रकार से एक तो जो लॉलेसनेस और केयोटिक ऑर्डर है उसको अंजाम दिया अमेरिका ने, एंड इट वाज फॉर द फ्लरिशिंग, और इट वाज अ फर्टाइल सोइल फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स टू फ्लरिश. साथ ही साथ जो एक प्रकार से फ्रॉम द साइड ऑफ द मुस्लिम्स जो एट्रोसिटीज थी मुस्लिम मेजोरिटीज पे बाय अमेरिकन स्ट्राइक्स, उनको ब्रॉडकास्ट किया गया, और उससे जो धार्मिक जो जिहादी भावनाएं हैं वो यूथ के अंदर भर के उनको टेररिस्ट ग्रुप्स में शामिल किया गया. On June 31st, 2021, Mr. Biden said the era of wars to reshape the world was over. और टेक पे एक और वीडियो भी अपलोड किया गया था कि युद्ध के द्वारा दूसरे देशों के पुनरुत्थान का दौर खत्म. To reshape the other countries, there would be no war fought. और मैंने उस वीडियो को एक टर्निंग पॉइंट कहा था इंटरनेशनल रिलेशंस में, नॉट ओनली इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ अमेरिका विद डिफरेंट कंट्रीज, बट it would change the very dynamics of international relations across countries, क्योंकि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक एक्सेस पॉइंट है जिससे सारे के सारे विदेशी संबंध बदलने वाले हैं सभी देशों के. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, so I would request you to watch the same video. Now to conclude, Afghanistan is not the end of American power. अब एक बात ये भी कही जाएगी कि जिस प्रकार से अमेरिका मुस्लिम राष्ट्रों के बीच आतंकवाद के खिलाफ या उनकी सरकारों को बदलने के लिए लड़ाई लड़ता रहा, on the other hand, severe setbacks have been given to America by the Chinese because they focused on their economic development. So by the time America could understand it, that China is silently focusing on the economy and we are fighting the lost wars and there is no use of it, it was so late. But इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से अमेरिका मुस्लिम राष्ट्रों में लड़ाई लड़ता रहा और चाइना ने अपनी आर्थिक उन्नति की, तो इसके आधार पे ये नहीं कहा जा सकता that America has lost its superpower status. This has happened way back in 1975 as well. जिस टाइम भी अफगानिस्तान का ही
मुद्दा था, but America came back and it gave tough competition to China in terms of economic development. So Afghanistan is not the end of American power. अफगानिस्तान की जो अंतिम कथा अब तक लिखी गई है वो अमेरिका की पावर का अंत नहीं है, rather it is the beginning of the new US China Cold War. The writer goes to the extent of saying कि ये जो अफगानिस्तान की अंतिम कथा है, अंतिम गाथा है, ये अमेरिका की पावर का अंत नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की शुरुआत है. Meanwhile, terrorist outfits will continue to operate from the heavens they have already found. और जो heaven, जो terror heavens terrorist outfits को मिले हुए हैं, वहां से वो flourish करते रहेंगे. So I hope you must have enjoyed the content being shared in this article and being explained by me. I have been very mathematical and as much as precise as I could be, and I also tried my level the best to be very clear while explaining all the aspects. Now I would take up the vocabulary portion from this article, and that would be certainly for your linguistic, for the enhancement of your linguistic competence, and at the same time this will help you to sharpen your writing skills as well. Following the previous pattern of tag, I would be sharing the vocabulary with you through a PPT. So the first slide comes, and it is the first and the last slide of this video. Perilous. It means very dangerous. Its synonyms are dangerous, hazardous, precarious, something that is not predictable. Scramble, to move quickly, especially with difficulty, using your hands to help quickly. Scramble का मतलब बहुत तेज गति से, बहुत द्रुत गति से और मुश्किल से, particularly आपके हाथों का सहारा लेते हुए मूव करना, and its synonym is struggle. Testimony, a thing that shows that something else exists or is true. Testimony का मतलब कोई एक चीज जो एग्जिस्ट करती है और उसकी एग्जिस्टेंस दिखाती है कि कोई दूसरी चीज भी एग्जिस्ट करती है. There is something. For example, this bomb blast outside Kabul airport is a tragic testimony to all the wrongs done by America while dealing with terrorism. Synonym is a testament. Deadliest, the most fatal one. Proliferate, to increase rapidly in number or amount. Synonym is multiply. Crusade, a long and determined effort to achieve something. किसी चीज को हासिल करने के लिए एक सुसंक्लिप्त और लंबा प्रयास, that you believe to be right or to stop something that you believe to be wrong, जो आपके हिसाब से सही है किसी गलत चीज को रोकने के लिए. So perilous, scramble, testimony, deadliest, proliferate and crusade, these have been the words from this article in the vocabulary section. So this is all in this video. Once again, I would request you to subscribe the channel if you have not subscribed it, or press the bell icon so that you may be benefited out of the videos to be uploaded on tech. Thank you for watching this video, and kindly do share it if you find the content worth sharing. Thank you.